नमस्कार दोस्तों। आज कंपनी लॉ का हम अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है 20 नंबर में, 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। आइए हम समझते हैं कि कंपनी क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड में इसको डिराइव किया गया है। ये जो वर्ड कंपनी शब्द निकला है, ये एक लैटिन शब्द है जो कि कॉम मीन्स होता है विद, कॉम विद, और टुगेदर मीन्स होता है पनिश, पनिश मीन्स होता है पनिश मीन्स होता है ब्रेड, कॉम मीन्स विद और टुगेदर, पनिश मीन्स होता है ब्रेड। मतलब आइए साथ में बैठ के रोटी खाते हैं, इसका सिंपल मीनिंग है। द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम मीन्स विथ इन लैटिन वर्ड्स, लैटिन मीनिंग, एंड पनिश मीन्स ब्रेड। ठीक है। एंड इट ओरिजिनली रिफर टू द एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन हु टूक देयर मील्स टुगेदर। इसका मतलब ही था कि जैसे हम कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे यार मेरा कंपनी दे दो या उसकी कंपनी दे दो, यानी कंपनी में साथ साथ देना एक तरीके से। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टूक देयर मील्स टुगेदर, जो एक ऐसा एसोसिएशन पर्सन का जो साथ में रोटियां खाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं कंपनी। अब कंपनी को एक आज की डेट में अगर बात करें, नाउ डेज द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज एज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिसे अब एक संगठन के रूप में लिया जाता है और जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है कंपनी को। ठीक है। अब चाहे वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस रिलेशन हो उसका कंपनी बनाने में, ये एक तरीके का अब ऑर्गेनाइजेशन शब्द यूज किया जाता है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि कंपनी जो है, फोर्थ पॉइंट, इन पॉपुलर पैरालांस अ कंपनी आर फर्म डिनोट्स एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन फार्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस और अंडरटेकिंग। ठीक है। तो ये एक तरीके का एक फर्म डिनोट्स करता है एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन। ठीक है। और ये इसका पर्पज वही होता है बिजनेस करना और बिजनेस से रिलेटेड वर्क करना। ठीक है। और फिफ्थ मार्क्स नंबर है, कंपनी अंडर लॉ इज कारपोरेट बॉडी। यह एक कारपोरेट बॉडी होती है, लीगल पर्सन्स हैविंग स्टेटस एंड पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। ठीक है। ये एक बॉडी, कारपोरेट बॉडी होती है, जिसे कहा जाता है, एक लेमैन की लैंग्वेज में भी बोल दिया जाता है कि ये कारपोरेट बॉडी है। ठीक है, इसे कंपनी बोला जाता है। ये एक लीगल पर्सनालिटी होती है। और जो है, आप आइए 6 नंबर पे, द वर्ड कारपोरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म्स कार्पस। ठीक है। कारपोरेशन हम समझते हैं ये रेल कारपोरेशन है, या इस तरह से नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है। तो ये एक लैटिन टर्म है जो कार्पस से निकलता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है बॉडी, इसका मतलब होता है बॉडी। कारपोरेशन इज ए लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस, ठीक है, अदर देन नेचुरल बर्थ। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हर पॉइंट पे जैसे अभी ये कंपनी की मीनिंग है ना, आगे चल के हमें केस लॉ भी, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है जिसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो जैसे 7 पॉइंट है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ओज इट्स एग्जिस्टेंस आइदर स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, इसमें जरूरी नहीं कि हर पॉइंट को ब्रेक किया गया तो हर पॉइंट आप मेंशन कर दो। ठीक है। और इसमें जैसे कंपनी टाटा स्टील के फॉर्म में है, टाटा स्टील लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द कंपनी लॉ। ठीक है, ये सारी जो भी कंपनियां बनी है वो कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसे बनाया गया है। अब जो आज के सिनारियो की बात है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है।
उसको खत्म कर दिया गया और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल in terms of the Companies Act 2013, Act number 18 of 2013, a company means a company incorporated under the this act. कंपनी इनकारपोरेशन को जो है ना सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है, इनकारपोरेशन ऑफ द कंपनी सेक्शन 8। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आप जब भी क्वेश्चन लिखें, पहले जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आप ब्रैकेट में उसका सेक्शन लिख दें, या आप जो पॉइंट आपको जैसे मेन पॉइंट लगता है उसके बगल में उसका सेक्शन लिख देंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर उससे रिलेटेड केसला भी याद है, आपको कुछ आता है समझ में कि कोई केसला पुटअप कर देते हैं तो उसका एक एज ए एग्जाम्पल, जैसे हम एक नॉर्मल क्वेश्चन में डालते हैं उसी तरह से एक केसला एग्जाम्पल के तौर पे हम मेंशन कर देते हैं, तो उससे एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। फिर इस तरह से आपका ये कंपनी का ये जो है कंटेंट आपका कंपनी क्या है, ठीक है, ये ब्रीफ तौर पे हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन वो अलग पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी का नेचर क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, हम जो जिस लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा है, हमने हिंदी में इसको ब्रीफ हिंदी में हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, हिंदी मीडियम वाले हो, दोनों आप इसको 2-3 बार वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे, आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे अच्छे पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। अब चलिए नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कई पॉइंट्स में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं बाय लॉ। ठीक है, इसमें ऑब्लिगेशंस है, पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, ठीक है, राइट्स हैं, ये सारा हम जो है डिस्क्राइब करते हैं लॉ के द्वारा। अब पहला पॉइंट है कारपोरेट पर्सनालिटी। कारपोरेट पर्सनालिटी की बात करते हैं, इससे एक रिलेटेड हमें केस लॉ याद आ रहा है कि अभी आगे आएगा तो उसका पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। The corporate personality, a company incorporated under the act is vested with the corporate personality, so it bears its own name, act, undername, may has a seal of its own। मतलब कंपनी की एक पहचान क्या होती है, कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी का जो है सील होनी चाहिए, कंपनी एक सेपरेट एसेट्स होनी चाहिए, है ना। तो उस तरह से कंपनी का को हम समझ पाते हैं, कंपनी को पहचानते हैं। तो ये एक ओनिंग प्रॉपर्टी होती है, एक अपनी आप में खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। एक इसमें कारपोरेट पर्सनालिटी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पास ये कंपनी हैज अ इंटाइटल टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, और जो है बारो करने की भी मनी बारो करने की भी इसमें कैपेबिलिटी होती है, डेब्ट्स की कैपेबिलिटी होती है, बैंक अकाउंट जो है एम्प्लॉय का खोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आप अच्छे से इसमें मेंशन कर सकते हो कारपोरेट पर्सनालिटी में। ठीक है, फिर आप आइए एक केस लॉ हम इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा केस लॉ है, सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897। सलोमन वर्सेस सलोमन कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अगर आप कारपोरेट पर्सनालिटी में इसको मेंशन कर देंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पूछा जाता है तो उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अलग से भी एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है केस लॉ। ठीक है, सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब इसकी बात करते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि the above case has clearly established the principle that once a company has been validly constituted under the Companies Act, इसमें एक कंपनी को कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाता है, इट बिकम्स अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इट्स मेंबर। ठीक है, और एक लीगल मेंबर की तरीके से ये होती है, एंड इट्स फॉर दिस पर्पज इट इज इमैटेरियल वेदर एनी मेंबर होल्ड्स अ लार्ज और स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर। ठीक है, अब चाहे बड़ा शेयर हो चाहे छोटा शेयर हो, ठीक है, वो उसी तरीके से कंपनी में कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि वेदर ही होल्ड्स दोज शेयर्स एज ए बेनिफिशियरी एज अ मेयर ट्रस्टी। हाँ, अब इसको समझने की बात है कि सलोमन के पास एक सलोमन एक मैन्युफैक्चरर थे।
ठीक है, लेदर का बिजनेस था इनका, लेदर का बिजनेस था, और ये शूज का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ठीक है, तो इन्होंने एक डिसाइड किया कि अभी हमारा एक फर्म के तौर पे हम इसको बिजनेस को कर रहे हैं, हम एक कंपनी इनकारपोरेट करते हैं। तो इन्होंने एक इनकारपोरेशन ऑफ कंपनी को इनकारपोरेट किया सलोमन कंपनी लिमिटेड के नाम से। ठीक है, सलोमन का जो बिजनेस था, प्राइमरी बिजनेस जो था, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, उसको उन्होंने कंपनी लिमिटेड में बेच दिया। मतलब सोलोमन कंपनी लिमिटेड ने उसको खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। कितने में एक्वायर किया? 38,782 पाउंड में, 38,782 पाउंड में इसको सलोमन ने कंपनी लिमिटेड को बेच दिया। ठीक है, अब सलोमन की फैमिली में 7 मेंबर थे टोटल। सलोमन की वाइफ थी, सलोमन की बेटी थी, और सलोमन थे 3 हो गए, और 4 उनके बच्चे थे, बेटे थे। ठीक है, कुल मिला के 7 मेंबर थे, सातों के पास एक एक शेयर था। ठीक है, सबके पास एक एक शेयर था। अब क्या हुआ कि 38,782 पाउंड जो है कंपनी, जो प्रोप्राइटर फर्म थी, उसमें उसने इतने अमाउंट में उसको एक्वायर कर लिया। समझते जाइएगा। अब जिसमें ये कहा गया कि कंपनी उसके बदले में 38,782, सलोमन को क्या किया कि 10,000 पाउंड का जो है डिबेंचर दे दिया। किसको? सलोमन को। 10,000 पाउंड का सलोमन को डिबेंचर दे दिया, जो प्रोप्राइटर के मालिक थे। अब वही प्ले कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप में भी, वही प्ले कर रहे हैं कंपनी लिमिटेड में भी। ठीक है, वही सेम नेम है, वही सेम पर्सन है, सेम एंटिटी है। अब 10,000 पाउंड जो है इनको डिबेंचर दे दिया कंपनी लिमिटेड ने, और 20,000 पाउंड का इनको जो है 20,000 पाउंड का इनको जो है पेमेंट कर दिया गया। ठीक है, 20,000 पाउंड का इनको पेमेंट कर दिया गया। अब जो है हाँ, शेयर से, सॉरी, 20,000 पाउंड का शेयर इनको दे दिया गया। अब बचा आपका 8,782 पाउंड, 8,782 पाउंड सलोमन को कैश में दे दिया गया। तो जो प्रोप्राइटरशिप की टोटल अमाउंट थी 38,782 पाउंड, वो पूरी तरह से सलोमन को दे दिया गया। मतलब 10,000 डिबेंचर के रूप में, 20,000 शेयर के रूप में, और 8,782 जो है कैश के रूप में। ये कंप्लीट, उनका हिसाब कंप्लीट कर दिया गया। तो कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी इंसॉल्वेशन में चली जाती है, कंपनी डिसॉल्व होने लगती है, कंपनी माइनस में जाने लगती है, घाटे में जाने लगती है। अब घाटे में जाने के बाद क्या होता है कि कंपनी के जो है ये होता है कि जो इसके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, अब कंपनी के पास टोटल बचता है 6,050 पाउंड। ठीक है, इसकी एसेट्स थी 6,050 पाउंड की, और इनकी लाइबिलिटी थी अप्रॉक्स 16,000 पाउंड की। ठीक है, 16,000 पाउंड की लाइबिलिटी थी। और उसके बाद जो है अब क्या होता है आगे इस केस में होता क्या है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे वो लोग क्लेम करते हैं, और सलोमन कहते हैं कि सलोमन एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत की जो है ये एक अलग पर्सनालिटी है कंपनी लिमिटेड में। इनका जो है ऑलरेडी डिबेंचर इनके पास 10,000 का है, 10,000 पाउंड का डिबेंचर लिया हुआ है। अब डिबेंचर को ये कहते हैं कि हम तो, हमारे पास तो 10,000 पाउंड का डिबेंचर है, तो 6,050 पाउंड जो एसेट्स है कंपनी की, वो मुझे मिलनी चाहिए। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लाइबिलिटी अप्रॉक्स 8,000 की थी, 7,000 to 8,000 पाउंड। अब वो कहते हैं मुझे मिलनी चाहिए। तो ये लॉर्ड ऑफ हाउस में जाता है केस। तो इसमें क्या होता है कि इस केस को पहले ही नल एंड वाइड मानते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नल एंड वाइड माना जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत कि सलोमन एक अलग पर्सनालिटी है, कंपनी एक अलग पर्सनालिटी है।
तो दोनों को अलग अलग मानते हुए जो है इनका डिबेंचर का प्रायोरिटी में डिबेंचर को पहले क्लियर किया जाता है, जो बैलेंस बचता है वो उसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे दिया जाता है। वैसे बैलेंस बचता ही नहीं, क्योंकि 6050 पाउंड टोटल बैलेंस था, कंपनी के पास असेट्स थी। ठीक है, ये पहला केस था। इसको 2-3 बार आप समझेंगे सुनेंगे अच्छे से तो ये क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा, आप आइए केस लॉ 2 के हम डिस्कस करते हैं। दूसरा केस लॉ, इसमें लीज वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड 1961 का एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये भी सेपरेट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर आप जो है उस पॉइंट के साथ आप इसको केस लॉ के रूप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक लीज एक सेपरेट एंटिटी थी, और लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, लीज ने क्या किया कि अलग से एक अपनी कंपनी स्टेब्लिश करी, कंपनी स्टेब्लिश की अलग से। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनकी वाइफ थी, वो जितने एम्प्लॉय थे इस कंपनी में उनको सबको इन्होंने इंश्योरेंस करवा दिया, इंश्योरेंस के तहत इनको सबको कवर्ड करवा दिया। ठीक है, अब इसमें अगर पॉइंट वाइज की बात करते हैं तो एक एक पॉइंट में ध्यान देने की बात है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, अब ध्यान देने की बात है तो इसमें लीज वर्सेस लीज एयर फार्मिंग का सेपरेट केस लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक मिस्टर जॉफरी ली थे, ठीक है, ये जो है इनका प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी इन्होंने क्या किया था, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था मरने से पहले, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था, उसका नाम रखा था लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, 3000 शेयर्स थे उसमें टोटल, जिसमें 3000 शेयर में 2999 शेयर 2999 शेयर्स मिस्टर ली ने खुद ले रखा था। इस कंपनी के सोल डायरेक्टर भी मिस्टर ली थे, और चीफ पायलट भी मिस्टर ली थे, और उसके नाम पे वो सैलरी लेते थे। ठीक है, ये जो कि कंपनी आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनकी वाइफ विडो हो गई थी, जब इनका प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई तो इनकी वाइफ विडो हो गई, और इन्होंने मरने से पहले सारे मेंबर का इंश्योरेंस करवा रखा था। कंपनी कंपनसेशन क्लेम करने के लिए इनकी वाइफ ने 2400 पाउंड क्लेम करती हैं अमाउंट। जब इतना अमाउंट क्लेम करती हैं एज पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1922, ठीक है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1922 के तहत ये 2400 पाउंड क्लेम करती है अमाउंट। फिर इंश्योरेंस कंपनी इनको जो है आर्ग्यूमेंट करती है, इंश्योरेंस कंपनी आर्ग्यूमेंट करती है, तो इसमें क्या डिक्लेयर होता है, इंश्योरेंस कंपनी बाउंड टू मेक अ पेमेंट टू मिस्टर लीज मिसेज लीज 2400 पाउंड कंपनसेशन एज पर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स कंपनसेशन ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, यहां भी सेपरेट लीगल एंटिटी को ध्यान में रखते हुए इनको जो है इनकी वाइफ को 2400 पाउंड का कंपनसेशन दी जाती है। ये केस है न्यूजीलैंड कोर्ट का, ये न्यूजीलैंड कोर्ट के द्वारा ये केस आया था हाईलाइट में। ठीक है, और ये कंपनी कवर्ड ऑल एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा केस लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और मुझे लगता है कि ये क्लियर हो चुका होगा, और एग्जाम में आएगा तो हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट है कंपनी एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी हैज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी देखो एक सेपरेट लीगल एंटिटी इसीलिए माना जाता है कि कंपनी अलग है, और कंपनी में जो वर्किंग एम्प्लॉय है वो अलग है। ठीक है, उनकी लायबिलिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करते हैं, हाँ, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। ठीक है, तो एक केस लॉ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खैदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। देखो, आपको अगर केस लॉ नहीं याद होता है, पूरी डिटेल में आपको नहीं याद रहता, तो आप इसको केवल मेन हेडिंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं, तब भी आपको मार्क्स अच्छा दे दिया जाता है। ठीक है, इसका एक मैं थोड़ा सा आपको इसका स्टोरी बता देता हूं। यह केस लॉ उदाहरण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, और ये 2001 का केस लॉ है।
ठीक है। अब इसमें इस मामले में न्यायालय के समक्ष सामने क्या हुआ कि यह एक प्रश्न उठा कि क्या कोई कंपनी आदेश जो ऑर्डर है 33 रूल 1 के तहत नागरिक प्रक्रिया संहिता, ठीक है, इसमें देखिए आप लिखा है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करने की हकदार है। उपरोक्त आदेश व्यक्ति के तहत दरिद्र निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो यदि वे मुकदमेबाजी का खर्च वहन करने में असमर्थ है, ठीक है, पार्ट 1 जिसे लेसन 1 के तहत कंपनी कानून का परिचय 11 इस मामले में अपीलकर्ता ने कंपनी के तर्क पर आपत्ति की थी, जिसने एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी थी, ठीक है। विवाद का मुद्दा यही था कि जो है अपीलकर्ता एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते यह संहिता के आदेश 33 नियम 1 के दायरे में एक व्यक्ति नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिविल प्रक्रिया जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 के आदेश 33 रूल 1 के तहत उल्लिखित शब्द व्यक्ति में किसी भी कंपनी को संघ या व्यक्ति के निकाय के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। इसका ये थोड़ा सा ब्रीफ है और इस केवल इतना ही लिख देंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, तब भी आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो अभी इसको देखिए, जैसे अब ये तीसरा पॉइंट है, कंपनी इज नॉट सिटीजन, ठीक है। कंपनी एक सिटीजन नहीं है, कंपनी एक खुद सेपरेट एंटिटी है, एक लीगल पर्सन होती है, ठीक है। और ये सिटीजन नहीं होती, एक लीगल पर्सन होती है एज पर सिटीजन एक्ट 1955, ठीक है, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी हम बहुत अच्छे वीडियो डालेंगे, तो आपको केस लॉ के साथ एकदम क्लियर होता जाएगा सारी चीजें ना। तो वैसे ही केस लॉ एग्जाम्पल आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपनी हैज नेशनलिटी एंड रेजिडेंस, ठीक है, और केसला भी है, इसमें भी एक सेम केसला है। तो ऐसे इसमें कुल 10 पॉइंट हैं, ठीक है। 10 पॉइंट का जिक्र हम किया जाता है। तो 10 पॉइंट में अगर हम 1 बाय 1 करके एक एक चीजें क्लियर करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है हमें मार्किंग इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। आगे परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी देखो चाहे उसके सारे मेंबर मर जाएं, ठीक है, डेथ हो जाए, तब भी जो है कंपनी नहीं मरती, कंपनी जिंदा रहती है। उसका सपोज कि अगर उसका डायरेक्टर या मेंबर है कोई, उसका बेटा जो है सक्सेसर है कोई उसका, तो वो कंपनी को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, तो कंपनी उसके माध्यम से चलेगी। तो इस तरीके से इसका परपेचुअल सक्सेशन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कई पॉइंट्स है, इसमें 8-10 पॉइंट मेन है। पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट कारपोरेट एग्जिस्टेंस, जिसमें आप सलोमन वर्सेस सलोमन कंपनी लिमिटेड 1897 का केस मेंशन कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, ट्रांसफरेबल शेयर्स है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, ठीक है, कंपनी लीगल पर्सन होती है, और जो है कंपनी का जो है परफॉर्म एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। कंपनी इज इंटाइटल टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से कंपनी पैसे कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये ट्रांसफरेबिलिटी आप शेयर्स की बात हमने कर लिया, ठीक है। और आपका कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, और ऐसे ही परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल एंड स्टेबिलिटी हो गई। और जो भी इन्वेस्टर होते हैं, जो भी शेयर्स इसमें होता है, उनको कंपनी उनके शेयर्स को, इन्वेस्टर्स को, उनको प्रोटेक्ट करने, उनके लॉस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन का भी काम करती है, प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स अगेंस्ट लॉस, ठीक है। तो ये चीजें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, और इसमें काफी अच्छा, और इसमें टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का भी जिक्र है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप हेडिंग आप पहले मेंशन कर देते हैं फ्लो चार्ट में, उसके बाद आप कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। कंपनी टू सम अप द कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर द प्रॉफिट, ठीक है, इसको मेंशन करके
and with the capital divisible into the transferable share with the limited liability having a distinct corporate entity and the common seal with the perpetual successor। ठीक है, इस तरह से हम इसको कंक्लूड करते हैं और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, और आप लोगों से बस इतना है कि अभी देखो हम कल एक सेशन लेंगे जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, वो एक ब्रीफ भी करते जाएंगे साथ के साथ। आप इसी वीडियो को 2-3 बार पढ़ेंगे, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे हमारे हर वीडियो को पाने के लिए टाइम से आपको मिल जाए तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।